दोस्तों आज हम माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं, या जो माइक्रो प्रोसेसर होती है उसको कौन कौन सी कंपनी बनाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर होती क्या है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे सीपीयू भी कहा जाता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होती है दोस्तों उसको हम सीपीयू भी कहते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, अगर नहीं पता तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो सीपीयू होती है दोस्तों उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू को ही हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, सीपीयू को ही प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसे सीपीयू भी कहा जाता है, ठीक है, इसका कार्य प्रत्येक गणितीय लॉजिकल संक्रियाओं को पूरा करना, प्रोग्राम क्रियान्वित करते समय अस्थायी रूप से डेटा संग्रह करना तथा माइक्रो प्रोसेसर के सभी भागों में टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नलों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, जो सीपीयू होती है दोस्तों वो क्या करती है, आप लोगों ने देखा होगा गणित के अंदर आप लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा होगा। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना या किसी चीज़ को घटाना या दो संख्याओं के बीच में गुणा करना या भाग देना, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, गणितीय प्रक्रिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस। ठीक है, ये सभी गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर वहीं हम लॉजिकल के बारे में बात करें दोस्तों, जिसको हिंदी में कहा जाता है तार्किक। ठीक है, तार्किक जो लॉजिकल होती है उसको कहा जाता है तार्किक। तार्किक संक्रियाओं में क्या क्या आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स के अंदर जैसे राम सीता से बड़ा है या मोहन राकेश से छोटा है, इस टाइप की जो लॉजिकल होती है। ठीक है, इसमें तार्किक होती है, दो वस्तुओं के बीच में तर्क लगाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तार्किक कहा जाता है। तो इस तरह की जो भी कार्य है, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस है या भी जो भी लॉजिकल प्रोसेस है, उन सारे कार्यों को करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर। ठीक है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या सीपीयू भी कहते हैं, सब एक ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करने का काम कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और जब माइक्रो प्रोसेसर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती है या मैथमेटिकल प्रोसेस करती है या लॉजिकल प्रोसेस करती है, उस टाइम डाटा को अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से उस टाइम डाटा को स्टोर करने का भी काम करती है। कौन करती है, माइक्रो प्रोसेसर। तो वही कह रहा है कि इसका कार्य प्रत्येक गणितीय लॉजिकल संक्रियाओं को पूरा करना, प्रोग्राम क्रियान्वित करते समय अस्थायी रूप से डेटा संग्रह करना तथा माइक्रो प्रोसेसर के सभी भागों में टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नलों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाए गए प्रोग्राम पर कार्य करने वाली एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। दोस्तों इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, जो बिजली से चलती है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होती है वो क्या होती है, बिजली से चलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, ठीक है, जो बिजली से चलती है उसको इलेक्ट्रॉनिक वस्तु कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होती है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जो माइक्रो प्रोसेसर होती है वो क्या होती है, सीपीयू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। जो सीपीयू के जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य कौन करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर करती है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वास्तव में यहाँ प्रोसेसर ही होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर एक ही चीज होती है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो प्रोसेसर होता था वो बड़े साइज में होता था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले की जो कंप्यूटर होती थी वो भी बड़े बड़े साइज की होती थी, ठीक है। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था उस टाइम आप लोगों ने अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो रूम होती है, रूम के साइज का कंप्यूटर आती थी, ठीक है। तो उस टाइम जो प्रोसेसर होता था वो बड़े भी होता था, मतलब रूम के साइज का कंप्यूटर है तो प्रोसेसर भी बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया या नया नया जनरेशन आता गया, तो जो प्रोसेसर है उसका साइज क्या होने लगा, छोटा होने लगा, जिससे उस प्रोसेसर का नाम क्या रखा गया, माइक्रो प्रोसेसर रखा गया, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है, वास्तव में यहां प्रोसेसर ही होता है, किंतु माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो भी लैपटॉप आता है, आप लोग लैपटॉप को हाथ में पकड़कर काम कर सकते हो, या आप लोगों ने टैबलेट देखा होगा, ठीक है, उसका साइज इतना छोटा हो गया है कि आप लोग उसको हाथ में पकड़कर भी बड़े आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो प्रोसेसर लगा होगा उसका साइज भी कम हुआ होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो पहले ज़माने के कंप्यूटर था, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाया गया था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, उस टाइम जो हमारा कंप्यूटर होता था वो क्या होता था, रूम के साइज का होता था, ठीक है। तो उसी को अभी क्या किया गया, उसको डिक्रीज किया गया, और हम उस कंप्यूटर को आजकल आप लोग हाथ में पकड़कर भी कार्य कर सकते हो, या बैग में लेकर आप एक जगह से दूसरे जगह तक भी बड़े आसानी से ले जा सकते हो, ठीक है। तो उसके साइज को कम कर दिया गया, उसके साइज को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो जिसके कारण उसके अंदर जो भी प्रोसेसर लगता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, क्योंकि पहले ज़माना के जो प्रोसेसर होती थी वो बड़े बड़े साइज की होती थी, ठीक है। अब उसको घटाया गया, उसके साइज को डिक्रीज किया गया, जिसके कारण उसे अभी क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक ही हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ किसी कंप्यूटर का हृदय एवं दिमाग होता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, जो प्रोसेसर होते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, वो किसी कंप्यूटर का हृदय, ब्रेन, ठीक है, सॉरी हृदय, हार्ट, ठीक है, या किसी कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, तो आपको क्या लिखना है, माइक्रो प्रोसेसर लिखना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का विकास होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक सीपीयू कई अलग अलग भारी भरकम स्विचिंग उपकरणों से बनाया जाता था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब हमारे पास फर्स्ट सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, उस टाइम हमारी जो कंप्यूटर होती थी वो बड़े बड़े साइज की होती थी, रूम के साइज की होती थी, ठीक है, जिसके कारण उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। और वो साइज में बड़े होने के कारण वो जो हमारा कंप्यूटर था वो उसका हीट होने की संभावना अधिक रहती थी, और हीट होने से उसमें जो फॉल्ट आते हैं, वो फॉल्ट आने से उसकी जो फॉल्ट है उसको ढूंढने में हमको आसानी नहीं होती थी, ठीक है, उसको ढूंढने में हमको बहुत तकलीफ होती थी। तो यही कहता है कि जो पहले ज़माना का कंप्यूटर था वो क्या था, भारी भरकम था, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के नहीं ले जा सकते थे, और भारी भरकम होने के कारण उसके हीट होने के चांसेस बढ़ जाते थे, जिसके कारण उसमें सर्किट जो लगे होते थे वो हीट होने के कारण क्या हो जाता था, वो टूट जाता था, सर्किट ब्रेक हो जाता था, जिसके कारण हमारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देता था, ठीक है, वही कह रहा है, ठीक है। जिस कारण कंप्यूटर बहुत बड़े आकार वाले होते थे, किंतु वर्ष 1970 के बाद माइक्रो प्रोसेसर के विकास के बाद छोटे आकार वाले कंप्यूटरों को बनाया जाना संभव हुआ। जब 1970 आया, ठीक है, उसके बाद 1970 के बाद
वो जो भारी भरकम कंप्यूटर थे उसके साइज को डिक्रीज किया गया, और उसके जो साइज को डिक्रीज किया गया तो जो प्रोसेसर है, ठीक है, उसका साइज भी छोटा होने लगा, जिसके कारण जो माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, ठीक है, उसका साइज छोटा होने लगा और जो कंप्यूटर का साइज था वो भी छोटे आकार का होने लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो हो गई माइक्रो प्रोसेसर के बाद। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किस टाइप के होता है, या जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका हम माइक्रो प्रोसेसर का ब्रेन किसे कहा जाता है, या फिर हम कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर आ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब इसके परिचय के बारे में कि कौन कौन डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर है, उसके परिचय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग साधारण कैलकुलेटरों से प्रारंभ हुआ था। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो जो माइक्रो प्रोसेसर थे उसका जो विकास था, ठीक है, वो साधारण कैलकुलेटर आप लोग जानते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग साधारण कैलकुलेटर से ही प्रारंभ हुआ था, जो नई तकनीकी खोजों के साथ ही अपनी शक्ति इस प्रकार बढ़ाते गए कि आज बृहद मेनफ्रेम कंप्यूटरों को लेकर लघुत्तम हाथ में पकड़े जाने वाले कंप्यूटरों तक सभी मुख्यतः माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया था उस टाइम क्या होता था, बहुत भारी भरकम कंप्यूटर होते थे, मतलब रूम के साइज का कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर बनाए जाते थे, लेकिन आज जो कंप्यूटर का डेवलप इतना अधिक हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, एक बैग में लेकर भी कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और अपना जो भी काम है उसको बड़े आराम से इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया गया है। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों वो है इंटेल 4004। ठीक है, 4004 सबसे जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था वो क्या आया था, इंटेल 4004। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है 4004। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर को ले माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग वास्तव में इंटेल के 4004 माइक्रो प्रोसेसर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में क्या आया था, जो इंटेल कंपनी थी, इंटेल कंपनी क्या बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया था, 4004 माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, 4004 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था, और उसका माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था, 4004। ठीक है, जो इंटेल कारपोरेशन द्वारा 15 नवंबर 1971 को जारी किया गया था। ठीक है, 15 नवंबर 1971 को जारी किया गया था। यह एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बिट का। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग इसको भी याद रखना कि जो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर होती है वो कितने बिट की माइक्रो प्रोसेसर है, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, जिसकी स्पीड, अगर हम इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया है 740 किलोहर्ट्ज। कितना थी, 740 किलोहर्ट्ज, किसका, 4004 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, यह एक सेकंड में लगभग 60,000 निर्देशों का पालन करने में समर्थ था। इसका पूरा सर्किट करीबन 2250 ट्रांजिस्टरों से बना हुआ था। इसमें कितना ट्रांजिस्टर लगा था, अगर हम इसके सर्किट के बारे में बात करें तो टोटल 2250 ट्रांजिस्टरों से बना हुआ था। कौन, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसके साथ केवल 640 बाइट रैम मेमोरी थी। इसके साथ कितने बाइट मेमोरी थी, 640 बाइट रैम मेमोरी थी। ठीक है, किसके साथ, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसका उपयोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटरों में किया गया था। कंप्यूटर में इसका प्रयोग केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित था। इसका उपयोग किसके लिए किया गया था, सबसे पहले इस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटरों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से चलती थी उस टाइप के कैलकुलेटर में। ठीक है,
किया गया था। कंप्यूटर में इसका प्रयोग केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित था। जो कंप्यूटर में 4004 माइक्रो प्रोसेसर था, इसका सीमित प्रयोग इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता था? केवल प्रयोगशाला तक ही इसकी उपयोगिता थी, या इसका प्रयोगशाला तक ही इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर के सेकंड टाइप के बारे में। देखिए 4004 के बाद क्या आया? 8008। ठीक है, इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर। चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। यह अप्रैल 1972 में इंटेल द्वारा जारी किया गया था। इसको कब जारी किया गया था? अप्रैल 1972 में इंटेल द्वारा जारी किया गया था। पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ये पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, कौन? इंटेल 8008 पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अगर हम क्लॉक स्पीड के बारे में बात करें तो 500 किलो हर्ट्ज थी। ठीक है, इसकी कितनी थी? 500 किलो हर्ट्ज। और अगर हम 4004 के बारे में बात करें तो कितनी स्पीड थी उसकी? क्लॉक स्पीड 740 किलो हर्ट्ज के बारे में। हाँ, 740 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसका 540 इसका 500 इसकी क्लॉक स्पीड 500 किलो हर्ट्ज थी। ठीक है, यह एक सेकंड में 45,000 से 1 लाख तक निर्देशों का पालन करने में समर्थ था। ठीक है, 45,000 से 1 लाख तक निर्देशों को रन करता था। कौन? 8008। ठीक है, इसकी मेमोरी 16 किलोबाइट थी। इसकी जो मेमोरी थी वो कितनी थी? 16 KB की थी। ठीक है, इस कारण यह इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक तेज था। अगर हम उसकी स्पीड के बारे में बात करें, किसका? इंटेल 8008 की स्पीड के बारे में बात करें, जो माइक्रो प्रोसेसर 8008 है, इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो जो 4004 था, ठीक है, इंटेल की जो 4004 माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, उसकी क्या थी? तुलना करें तो इसका 3 से 4 गुना अधिक फास्ट था। कौन? 8008। ठीक है, यह माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर्स और CRT टर्मिनल्स के लिए उपयुक्त था, परंतु कंप्यूटर के लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक है, इसका उपयोग मुख्यतः कैलकुलेटर और टर्मिनल्स में ही किया गया। 8008 माइक्रो प्रोसेसर था, इसका यूज केवल कैलकुलेटर और टर्मिनल में ही किया गया। ठीक है, हालांकि प्रारंभ में कुछ कंप्यूटर इस पर आधारित थे, लेकिन अधिकांश में इसके सुधरे हुए रूप इंटेल 8080 का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, सॉरी, इसमें 8008 दिया है, गलत है। इसके सुधरे हुए रूप इंटेल 8008 में ही इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानकारी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर। जो 8080 जो कि माइक्रो प्रोसेसर का तीसरा वर्जन है। ठीक है, जो इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बना रही है उसका तीसरा वर्जन है। इसके बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ठीक है, यह अप्रैल 1974 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया था। अप्रैल 1974 में इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा, किसके द्वारा? इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया था। इसका अगला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये क्या था? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। कौन? 8080। ठीक है, यह इंटेल 8008 का सुधरा हुआ रूप था। जो 8008 था उसका सुधरा हुआ रूप कौन सा था? 8080। ठीक है, इसमें लगभग 4000 ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया था। कितने? 4000 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इसकी प्रोसेसिंग गति लगभग 2 मेगाहर्ट्ज थी। ठीक है, जो 8080 माइक्रो प्रोसेसर है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो कितना थी? 2 मेगाहर्ट्ज। यह 1 सेकंड में 50,000 तक निर्देशों को पालन करने में समर्थ था। 1 सेकंड में 50,000, आप सोच सकते हो 1 सेकंड में 50,000 क्या था? तक निर्देशों को, ठीक है, 1 सेकंड में 50,000 तक निर्देशों का पालन करने में समर्थ था। कौन? 8080 माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल ने बनाया था। ठीक है,
इसकी मेमोरी 64 किलोबाइट थी। इसकी जो मेमोरी, अगर हम मेमोरी की बात करें 8080 माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसकी जो मेमोरी थी वो 64 किलोबाइट थी। कितना? 64 किलोबाइट थी। इससे पहला उपयोग करने योग्य माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, इसका उपयोग अल्टेयर नामक पर्सनल कंप्यूटर में किया गया था। जो एक पर्सनल कंप्यूटर आया था उस टाइम, कौन सा? अल्टेयर। 1974 में एक पर्सनल कंप्यूटर आया था अल्टेयर, उस कंप्यूटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह असेंबली भाषा के निर्देशों पर कार्य करता था। इसके लिए सीपीएम नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। 8080 जो माइक्रो प्रोसेसर था, इसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था? सीपी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे सिस्टम को चलाने का काम करता है। ठीक है, मान लो हमारे पास कंप्यूटर है या अपने पास एक मोबाइल है। ठीक है, अगर उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो क्या हमारा मोबाइल चलेगा? नहीं चल सकता। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का ना ही हम मोबाइल को चला सकते हैं और ना ही हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की जान डालने का काम करते हैं उस डिवाइस के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डला रहता है ताकि उस जो सिस्टम है वो चले। किसके सहारे? ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा जो कंप्यूटर है या जो भी मोबाइल है वो कोई काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए सीपी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जो बहुत लोकप्रिय था, उस टाइम बहुत पॉपुलर था। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा बेसिक का विकास भी इसी कंप्यूटर के लिए किया गया था। जो प्रोग्रामिंग भाषा बेसिक था, ठीक है, उसका विकास भी इसी कंप्यूटर के लिए किया गया था। इसके लिए 8080 माइक्रो प्रोसेसर वाली कंप्यूटर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट वर्जन के बारे में। नेक्स्ट वर्जन है इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, देखिए इसके बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। कितना? 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जो 1978 में जारी किया गया था। कब? 1978 में। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोसेसिंग गति के बारे में बात करें तो इसका 5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक थी। ठीक है, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ये चौथी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल की, इसे चौथी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कौन सी पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का। ठीक है, तो ये कुछ 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में था। चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट वर्जन पेंटियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बाद कौन सा नेक्स्ट वर्जन आया? पेंटियम। ठीक है, इंटेल कंपनी ने मार्च 1993 में पेंटियम नामक माइक्रो प्रोसेसर जारी किया। इंटेल कंपनी है, उन्होंने 1993 में पेंटियम याद रखना, पेंटियम। ठीक है, पेंटियम नामक माइक्रो प्रोसेसर जारी किया जो कि 5वीं पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर कहे जाते हैं। ठीक है, इसे हम 5वीं पीढ़ी का, 5th जनरेशन का, ठीक है, 5th जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। किसको? पेंटियम को। ठीक है, इसमें 32 बिट प्रोसेसर होते हैं। कितने बिट होते हैं? 32 बिट प्रोसेसर होते हैं। किसमें? पेंटियम के अंदर। अगर हम इसके क्लॉक स्पीड के बारे में बात करें तो 66 मेगाहर्ट्ज से प्रारंभ होती है। 66 मेगाहर्ट्ज से इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पेंटियम है इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसकी जो गति है, इनकी गति कई गीगाहर्ट्ज में भी है। जो पेंटियम है इसकी अगर हम गति के बारे में बात करें तो इस माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है पेंटियम की, उसके कई गीगाहर्ट्ज में भी मापा जाता है। ठीक है, तो ये था पेंटियम के बारे में। पेंटियम के बाद दोस्तों नेक्स्ट आया इटेनियम। पेंटियम के बाद नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या आया? इटेनियम। ठीक है,
ये इंटेल कारपोरेशन द्वारा विकसित किए गए नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर। जो इटेनियम है दोस्तों, वो इंटेल कारपोरेशन द्वारा विकसित किए गए नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके अगर हम बीट के बारे में बात करें तो ये 64 बीट तकनीक पर आधारित है, 64 बीट पर आधारित है। कौन? इटेनियम। ठीक है, इटेनियम 64 बीट तकनीक पर आधारित है। अभी तक इस श्रेणी में 2 ही माइक्रो प्रोसेसर लागू किए गए हैं, इटेनियम और इटेनियम 2। ठीक है, अभी तक अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो 2 ही प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर लागू किए गए हैं। कौन कौन से? पहला तो है इटेनियम और सेकंड क्या है? इटेनियम 2। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वरों में किया जाता है। ठीक है, अगर हम इटेनियम के बारे में बात करें तो इसका मुख्य रूप से कहां पर उपयोग किया जाता है? सर्वर के अंदर उपयोग किया जाता है। इस सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर पहली बार वर्ष 2001 में जारी किया गया। कब जारी किया गया था? अगर हम इटेनियम के बारे में बात करें, इसकी सीरीज के बारे में बात किए तो इस सीरीज के जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सन 2001 में जारी किया गया था। कब? 2001 में जारी किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर क्या के कितने टाइप्स होते हैं, उसका गीगाहर्ट्ज कितना होता है, मेगाहर्ट्ज कितना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से इस वीडियो में जाना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।